पहली खबर बांग्लादेश से है। बांग्लादेश में आज तख्ता पलट हो गया। आखिर पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने वाली पीएम शेख हसीना को सत्ता से बेदखल क्यों होना पड़ा? क्या सिर्फ आरक्षण की आग ही इसकी एक बड़ी वजह है, या ये आग चीन और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की गई है? आज बड़ा खुलासा करेंगे इस पर। वक्फ बोर्ड को लेकर देश की सियासत 2 दिन से गरमाई हुई है। ऐसा अनुमान है कि इसी मॉनसून सत्र में मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों पर बिल लाकर कैंची चलाएगी। इस आशंका पर विपक्ष कितना बेचैन है और पॉलिटिकल पारा क्यों चढ़ा हुआ है, आगे बताएंगे। असम में हेमंत सरकार लव जिहाद और लैंड जिहाद पर कड़ा एक्शन लेने वाली है। धोखे से दूसरे धर्म में शादी के खिलाफ हेमंत सरकार कानून लाने वाली है, और चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, अगर उन्होंने अपनी जमीन बेची तो भी सीधे सीएम से मंजूरी लेनी होगी। हेमंत के इस फैसले में बड़ी आग देखी जा रही है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। इसके अलावा आज शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी की ऐसी कपकपी छूटी कि 6.5 घंटे में ही निवेशकों के 16 लाख करोड़ रुपए डूब गए। शेयर बाजार में इतनी बड़ी हलचल के 5 बड़े इंटरनेशनल कारण आपको बताएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और केजरीवाल को निचली अदालत में जाने का निर्देश दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं लगता कि गिरफ्तारी बिना किसी ठोस वजह के की गई है। केजरीवाल अब हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पश्चिमी एशिया में ईरान और इजरायल के बीच तनाव युद्ध स्तर तक पहुंच चुका है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने G7 देशों को ईरान के इरादे बताए हैं। अमेरिका के पास ऐसे इनपुट्स हैं कि ईरान अगले कुछ घंटों के अंदर तेल अवीव पर हमला कर सकता है। ये जानकारी नेतन्याहू को भी है और खबरें हैं कि नेतन्याहू और इजरायल के टॉप लीडर्स सुरक्षा के लिए बंकर में जा चुके हैं। लेकिन सबसे पहले जलते सुलगते बांग्लादेश के हालात पर फोकस करते हैं। आज शुरुआत करते हैं बांग्लादेश में लोकतंत्र की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर के साथ, जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। बांग्लादेश में इसी साल जनवरी महीने में चुनाव हुए थे। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने 300 में से अकेले 223 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी। 2009 से लगातार चौथी बार शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन चुनाव नतीजों के ठीक 6 महीने के बाद आज वहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया। भारी हिंसा के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना को न सिर्फ प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि देश तक छोड़ना पड़ गया। नौबत यह थी कि शेख हसीना को वीडियो संदेश देने तक का मौका नहीं मिल पाया। भीड़ बाढ़ की तरह आई और हसीना की सत्ता को बहा कर ले गई। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में तख्ता पलट की साजिश पाकिस्तान ने रची है? क्या बांग्लादेश में तख्ता पलट का चीन से कोई कनेक्शन है? बांग्लादेश में तख्ता पलट का भारत पर क्या और कैसा असर पड़ सकता है? बांग्लादेश में लोकतंत्र अब पटरी पर कैसे लौटेगा? क्या ढाका में शांति लौटेगी या फिर 1975 का इतिहास दोहराते हुए सेना देश चलाएगी? 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े होकर नया देश बांग्लादेश बना था। करीब 4 साल बाद 15 अगस्त 1975 को पहली बार बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान उस समय पीएम की कुर्सी पर काबिज थे। सेना ने उनसे कमान छीन ली थी। उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। तब शेख हसीना और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना जर्मनी में होने की वजह से बच गई थी। उस समय उन्हें भारत ने ही शरण दी थी। अब ठीक 49 साल के बाद इतिहास ने वहां खुद को दोहराया है। बीते 24 घंटे के दौरान हुई भारी हिंसा के बाद उग्र प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू को तोड़ दिया, सिर पर हथौड़े बरसाए, बल्कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना को भी सत्ता से बेदखल कर दिया गया। बांग्लादेश में मची उथल पुथल की हर तस्वीर, हर बड़ा अपडेट देने से पहले आपको शेख हसीना से जुड़ी 3 तस्वीरें दिखाते हैं। दोपहर 2:30 बजे शेख हसीना को आर्मी का सेफ पैसेज लेकर आर्मी के ही हेलीकॉप्टर में ढाका छोड़ना पड़ा। इसके बाद उनके हेलीकॉप्टर ने भारत की ओर उड़ान भरी। कुछ वक्त बाद ही शेख हसीना के अगरतला में लैंडिंग की खबरें सामने आईं। इसके बाद जानकारी आई कि शेख हसीना दिल्ली आएंगी। शाम 6 बजे उनके गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उतरने की खबरें सामने आईं। अभी वो वहीं पर हैं। इस बारे में हमारे पास सीधे हिंडन से बड़ी जानकारी है, वो हम आपको बस थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो ढाका में शांति लौटने तक दिल्ली में ही रुकेंगी?
शेख हसीना का अगला कदम क्या होगा? तो टीवी 9 को सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि शेख हसीना ने अभी तक भारत सरकार से पॉलिटिकल असाइलम यानी राजनीतिक शरण की मांग नहीं की है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि शेख हसीना दिल्ली के बाद आगे के डेस्टिनेशन पर जाएंगी। ऐसी खबरें हैं कि वो दिल्ली से लंदन या फिनलैंड जा सकती हैं। हालांकि इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी। फिलहाल बांग्लादेश में हिंसा की वजह दरअसल आरक्षण की आग है। इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ता बांग्लादेश एक फैसले की वजह से कैसे सुलग उठा है। दोपहर 3 बजे शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के आधे घंटे के बाद ही सैकड़ों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुसे। वहां जमकर उत्पात मचाया। यहां प्रदर्शनकारियों ने चिकन मटन की पार्टी की, पशु पक्षियों तक को नहीं छोड़ा। जिसके हाथ में जो आया वो लेकर फरार हो गया। एक प्रदर्शनकारी खरगोश लेकर जाता हुआ दिखाई दिया तो कोई मछली लेकर जाता हुआ दिखा। बत्तख, बकरी को भी प्रदर्शनकारियों ने नहीं छोड़ा। प्रदर्शनकारी पीएम आवास के अंदर बने स्विमिंग पूल में नहाते हुए दिखाई दिए। एक वीडियो में प्रदर्शनकारी शेख हसीना के घर के अंदर लूटपाट करते नजर आए। उनके घर की कीमती चीजों पर हाथ साफ किया, बर्तन वगैरह ले जाते हुए दिखे। अलमारी में रखी शेख हसीना की साड़ियों तक को लूट लिया गया। एक तरह से बांग्लादेश में लोकतंत्र की हिंसक तरीके से लूट हुई आज। सैकड़ों की भीड़ में प्रदर्शनकारियों ने असेंबली में भी धावा बोल दिया। जहां सत्र के दौरान नेता बैठकर देश की नीतियां बनाते थे, वहां अराजकता का माहौल था। बस बम दागे जा रहे थे। हंगामा जोरदार था। सेना खुद प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर शेख हसीना की सियासी निशानियों को मिटाती जा रही थी। सेना के जवान सरकारी दफ्तरों से शेख हसीना की तस्वीरें हटा रहे थे। उन तस्वीरों को जमीन पर फेंककर तोड़ रहे थे। पूरी दुनिया ने ऐसी ही तस्वीरें 3 साल पहले काबुल में देखी थी। उसी तर्ज पर आज बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात किया। कई जगह हिंसा और आगजनी हुई। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस थाने को जला दिया गया। कई हिंदुओं के घरों में भी आगजनी हुई। तो देखिए किस तरह की तस्वीरें हैं इस वक्त बांग्लादेश में, जहां पर हर तरफ हिंसा हो रही है। खास तौर पर ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं जो बहुत चिंताजनक है कि वहां पर मौजूद जो हिंदू शरणार्थी हैं उनके घरों में आग लगाई गई है। और इस वजह से बड़ा सवाल उठता है कि वहां बांग्लादेश में सेना कब तक पूरे हालात पर काबू पा लेगी। हालांकि हालात पर काबू पाना इस वक्त बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटों में बांग्लादेश में प्रदर्शन की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले 3 हफ्ते में यहां हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश के बिगड़े हालात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब तक 14 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हैं। 11,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बांग्लादेश को $10 बिलियन का आर्थिक नुकसान हो चुका है अब तक। बांग्लादेश में 3 दिनों की छुट्टी कर दी गई है। ट्रेन अगले आदेश तक रोक दी गई हैं। 3,500 से ज्यादा कपड़ा फैक्ट्रियों में ताला लगाया गया है। अदालत भी बंद है, एयरपोर्ट भी बंद है। पूरे देश में इस समय कर्फ्यू है। बांग्लादेश की स्थिति बताती है कि शेख हसीना का वहां वापस लौट पाना फिलहाल मुश्किल है। और सेना की जहां तक बात है तो वहां आज से सेना का ही राज है। आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे की रणनीति बताई। उन्होंने बताया कि वो यहां अंतरिम सरकार चलाएंगे। देश को अब सेना संभालेगी। ये भरोसा भी दिलाया कि आंदोलन में जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। बांग्लादेश की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर 18 सदस्यीय अंतिम सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर उसी प्रस्ताव की एक्सक्लूसिव कॉपी देख रहे हैं। इनमें 18 लोगों के नाम दर्ज हैं, लेकिन सेना ने राजनीतिक दलों के साथ जो बैठक की थी उस मीटिंग में 223 सीट जीतने वाली शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को पूछा तक नहीं गया। जबकि शेख हसीना की सरकार के कार्यकाल में बांग्लादेश आर्मी के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वकारुज्जमान को हाल ही में प्रमोट करके आर्मी जनरल नियुक्त किया गया था। उन्हें 11 जून 2024 को अगले 3 साल के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुना गया था। और अब करीब 2 महीने के अंदर ही उनके सामने ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि देश की सत्ता अब उनके हाथ में है। तो इतने कठिन हालात में सेना की छत्र छाया में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, बांग्लादेश कौन चलाएगा? क्योंकि खालिदा जिया बहुत बीमार है। एक बेटे की मौत हो चुकी है, दूसरा लंदन में है। उसका नाम तारिक रजा है। तारिक रजा को बांग्लादेश में उम्र कैद की सजा हुई थी।
क्या सेना की निगरानी में बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी उसे बांग्लादेश की कमान सौंप सकती है? एक और नाम चर्चा में है, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उनके नाम को लेकर सहमति बनती हुई दिख रही है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के नामी अर्थशास्त्री हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। हमने इस बारे में विशेषज्ञों से भी बात की है, उनकी राय भी आइए आपको जाननी चाहिए। वैक्यूम है एक तरह का पॉलिटिकल लीडरशिप का, वो उभर कर सामने आता है, जिससे ये संभावना बढ़ जाती है कि सेना की अध्यक्षता में ही किसी तरह की अंतरिम सरकार बनने की कोशिश होगी। बांग्लादेश में बिगड़े हालात पर भारत की नजर है। विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया है। बॉर्डर पर बीएसएफ मुस्तैद है। बांग्लादेश की सीमा से लगे इलाकों में हाई अलर्ट है। भारत बांग्लादेश सीमा की चेक पोस्ट पर आवाजाही बंद कर दी गई है। दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। लेकिन ढाका में ये नौबत क्यों आई? याद कीजिए, 3 हफ्ते पहले हमने आपको इसी शो में वहां के बारे में एक रिपोर्ट दिखाई थी। हमने सबसे पहले ये बताया था कि वहां आरक्षण की आग बढ़ती जा रही है। असल में शेख हसीना की सरकार ने फैसला लिया था कि 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले मुक्ति वाहिनी के वंशजों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। उन्हें सरकारी नौकरियों में 30% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इस फैसले के बाद शेख हसीना सरकार के खिलाफ छात्रों की नाराजगी बढ़ती चली गई। व्यापक और हिंसक आंदोलन तब से जारी है। इस आंदोलन का नेतृत्व जमाते इस्लामी कर रहा है। उस समय जब आगजनी, पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी, तब शेख हसीना की सरकार ने जमाते इस्लामी और उससे जुड़े सभी संगठनों पर कड़ा एक्शन लेते हुए प्रतिबंध लगा दिया था। कहा जा रहा है कि इसी कार्रवाई के बाद मामला और बिगड़ गया। बीते 24 घंटे के दौरान ढाका में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए टैंक तक को सड़कों पर उतारना पड़ा। आज जब शेख हसीना ढाका से निकलकर दिल्ली आई हैं, तब इसी जमाते इस्लामी ने धमकी दी है कि वो जिस भी देश में शरण लेंगी, वहां के दूतावास को घेरने की कोशिश की जाएगी। वैसे बांग्लादेश में इस जमाते इस्लामी का नाम अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला करने में भी आता रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि जमाते इस्लामी और उसके छात्र संगठन बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाते रहे हैं। बांग्लादेश में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों के आंकड़े ये बताते हैं कि वर्ष 2013 से 2022 तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3600 मामले हुए हैं और इसमें जमाते इस्लामी का कई घटनाओं में रोल रहा है। आज भी कई हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया, वहां आग लगाई गई। तो अब सवाल यह है कि जमाते इस्लामी को भारत और भारत समर्थक रही शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह के लिए खाद और पानी कहां से मिल रहा है? प्रदर्शन वाला बारूद कौन दे रहा है? क्या इसका पाकिस्तान कनेक्शन है? क्या इसके पीछे चीन है? फिक्र की ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में आग लगाने वाले जमाते इस्लामी का आईएसआई लिंक। बांग्लादेश में आग लगाने वाले जमाते इस्लामी का चीन से कनेक्शन। बांग्लादेश में आग लगाने वाले जमाते इस्लामी पर बड़ा खुलासा हुआ है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे जमाते इस्लामी संगठन का हाथ है और जमात के ऊपर आईएसआई का हाथ है। सूत्रों से खबर है कि जमात को पाकिस्तान का बहुत करीबी माना जाता है और आईएसआई जमाते इस्लामी के स्टूडेंट विंग को सीक्रेट फंडिंग करके उसका इस्तेमाल 1971 वाला बदला लेकर कर रही है। आईएसआई चाहती है कि बांग्लादेश में बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में आए और पाकिस्तान का समर्थन करे। इसके सबूत तब से मिल रहे हैं जब से ढाका में पाकिस्तानी दूतावास ने बांग्लादेश में छात्रों से कहा था कि जरूरत पड़ने पर वो एम्बेसी में शरण ले सकते हैं।
ये असल में भारत के खिलाफ भी एक साजिश है। शेख हसीना की पार्टी का भारत के प्रति झुकाव है और आईएसआई उन्हें हटाकर भारत के पड़ोस में हलचल पैदा करना चाहती है। ये हलचल भारत की नजर से इसलिए मायने रखता है क्योंकि बांग्लादेश से यहाँ घुसपैठ करने के कई एंट्री पॉइंट मिलते हैं। बात जहां तक चीन की है तो उसकी भूमिका भी सवालों के घेरे में है। असल में पिछले ही महीने शेख हसीना 4 दिवसीय यात्रा पर बीजिंग पहुंची थी। वो चीन से $5 बिलियन के आर्थिक लोन की उम्मीद कर रही थी, लेकिन चीन ने उन्हें सिर्फ $100 मिलियन की पेशकश की थी, जिससे नाराज शेख हसीना बीजिंग यात्रा को एक दिन पहले ही खत्म करके ढाका लौट आई थी। उस समय जानकारों ने चीन के इस रवैये के पीछे शेख हसीना की भारत यात्रा को बड़ी वजह माना था। चीन यात्रा से ठीक पहले शेख हसीना ने 2 बार दिल्ली की यात्रा की थी और जानकारों के मुताबिक इसी वजह से चीन उनसे चिढ़ा बैठा था। चीन में शेख हसीना को पर्याप्त मीडिया कवरेज भी नहीं मिला था। चलते बांग्लादेश के पीछे चीन का हाथ होने का शक इसलिए भी गहराता है क्योंकि चीन भारत समर्थक शेख हसीना की आवामी पार्टी को पसंद नहीं करता है, जबकि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी चीन के ज्यादा करीबी है। दरअसल भारत के पड़ोस में अस्थिरता और उथल पुथल मचाना, ये सब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कूटनीतिक शौक है, स्ट्रेटेजी है, षड्यंत्र है। हमने जिनपिंग के ऐसे कार्यों का एक पोस्टर तैयार किया है। ये पोस्टर देखिए। इसके बाद हम आपको चीन का भारत घेरो प्लान भी बताएंगे। बांग्लादेश संकट ने दिखा दिया है कि चीन को भारत के पड़ोस में अस्थिरता का माहौल देखना पसंद है। शी जिनपिंग भारत के पड़ोसी देशों में लोकतांत्रिक सरकारों के तख्ता पलट के शौकीन रहे हैं। चीनी साम्राज्य का विस्तारवाद, दूसरे देशों में घुसपैठ करना और छोटे छोटे देशों की जमीन पर अवैध कब्जा करना, ये सब जिनपिंग का एजेंडा है। इसके अलावा किसी देश को अपने कर्ज जाल में फंसाकर बर्बादी के कगार तक ले जाना जिनपिंग का पुराना शौक रहा है। किसी देश को उधार देकर लोकतंत्र का गला घोटना उन्हें खूब आता है। अब हम आपको एक उदाहरण के साथ जिनपिंग के इस पूरे खेल को डिकोड करके बताते हैं। सबसे पहले बात श्रीलंका की कीजिए। चीन ने श्रीलंका को बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए कर्ज दिया था। 2022 के आखिर तक श्रीलंका में चीनी कर्ज 7.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक जा पहुंचा। कोलंबो कर्ज के बोझ में दब गया और चीन ने उसके बंदरगाहों, परियोजनाओं में घुसपैठ शुरू कर दी। बाद में श्रीलंका आर्थिक और राजनीतिक संकट से घिर गया और राष्ट्रपति को देश छोड़ना पड़ गया। चीन का कुछ ऐसा ही खेल भारत के एक और पड़ोसी देश म्यांमार में देखने को मिला था। म्यांमार के चुनाव में भारत की प्रति झुकाव रखने वाली नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सूची की पार्टी ने बहुमत हासिल किया था। वो सत्ता की बागडोर संभाल रही थी, लेकिन सेना ने तख्ता पलट कर दिया। इसके पीछे भी चीनी कनेक्शन सामने आया। दरअसल चीन ने म्यांमार में खनन, गैस पाइपलाइन परियोजना में काफी निवेश किया था। सूची सरकार बनने के बाद उसे अपनी परियोजनाओं पर संकट नजर आ रहा था। ऐसे में जिनपिंग ने सूची को सत्ता से हटाने के लिए सेना को आगे कर दिया। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू का चीन प्रेम जग जाहिर है। जिनपिंग की शह पर वो भारत के खिलाफ फैसले ले रहे हैं। इसके पीछे भी चीन का कर्ज जाल ही है। हमारी रिसर्च के अनुसार मालदीव पर वर्ष 2016 से 2022 के बीच चीनी कर्ज बढ़कर 1.2 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। भारत के पड़ोस में और आगे बढ़ें तो नेपाल में भी चीन समर्थक केपी शर्मा ओली सत्ता संभाल चुके हैं। केपी शर्मा ओली भारत विरोधी नीतियों के लिए जाने जाते हैं। नेपाल पर भी 2022 तक चीन का 0.26 बिलियन डॉलर का कर्ज था। इसके अलावा पाकिस्तान कैसे जिनपिंग के हाथ की कठपुतली है, ये किसी से छिपा नहीं है। चीन के पैसों से पाकिस्तान में सीपेक जैसे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पाकिस्तान पर वर्ष 2016 से 2022 के बीच चीनी कर्ज करीब 26.5 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड किया गया है। बांग्लादेश में शेख हसीना के घर पर तख्ता पलट वाला उत्पात चल रहा है। पीएम आवास में घुसे प्रदर्शनकारी आनंद ले रहे हैं। दीवारों पर लटकी तस्वीरों को तोड़ा जा रहा है। सब कुछ तहस नहस किया जा रहा है। बांग्लादेश के जो दृश्य आज दुनिया देख रही है, ऐसे ही दृश्य हमने श्रीलंका में देखे। अफगानिस्तान में भी हम ऐसी ही अराजकता देख चुके हैं। किसी भी सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद प्रदर्शनकारी ये बताते हैं कि वो किसी से कमजोर नहीं है, उनके पास भी ताकत है। ये प्रदर्शन का एक मनोविज्ञान है।
बांग्लादेश वाले विमर्श के बीच हमने श्रीलंका, अफगानिस्तान और वेनेजुएला में हुए ऐसे ही विद्रोह की फ्लैशबैक रिपोर्ट तैयार की है। इन देशों के उदाहरण देखने के बाद आपको ये मालूम चलेगा कि जब जनता उठ खड़ी होती है तो कैसे सत्ता के पांव उखड़ जाते हैं और सिंहासन हिल जाते हैं। बांग्लादेश में जन आंदोलन का ज्वालामुखी फूटा तो प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। राजधानी ढाका में प्रदर्शनकारी पीएम आवास गण भवन में घुस आए, सामान की लूटपाट और तोड़फोड़ शुरू कर दी। शेख हसीना की साड़ी तक लूट कर ले गए। लोगों ने पीएम आवास को पिकनिक स्पॉट बना लिया। बेड पर लेटकर आनंद लिया तो किसी ने चिकन चावल का लुत्फ उठाया। बांग्लादेश की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसी एक वर्ष पहले श्रीलंका में राजनीतिक संकट के दौरान दिखी थी। वहां आर्थिक स्थिति बिगड़ने के बाद जनता सड़कों पर उतर आई थी, राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया था। जैसे दृश्य आज बांग्लादेश के पीएम आवास में दिख रहे हैं, वैसी ही तस्वीरें और वीडियो उस वक्त श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन से सामने आए थे। तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़ना पड़ा था। बांग्लादेश की बात को और दूर तक ले जाएं तो अफगानिस्तान वाली तस्वीरें जहन में आती हैं। जब वर्ष 2021 में तालिबान ने वहां सत्ता परिवर्तन किया तो वहां भी प्रदर्शनकारियों का बांग्लादेश और श्रीलंका वाला ही मनोविज्ञान देखा। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया, अंदर दावतें उड़ाई गई। वैसे बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे दक्षिण एशियाई देश हों या दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला, दृश्य देखें तो हर जगह प्रदर्शनकारियों का इकोसिस्टम एक जैसा है। वेनेजुएला का उदाहरण देखें तो यहां हाल ही में चुनाव संपन्न हुए। निकोलस मादुरो तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन उन पर चुनाव में धांधली का आरोप लगा। इसके बाद वहां भी जनता ने विद्रोह कर दिया और प्रदर्शन शुरू हो गए। दुनिया के 4 देशों का ये घटनाक्रम बताता है कि जब जनता सत्ता के विरोध में खड़ी होती है तो कोई देश छोड़कर भाग जाता है तो कोई घुटने टेक जाता है। बांग्लादेश के तख्ता पलट वाली तस्वीरों को आज पाकिस्तान बड़े चाव से देख रहा होगा। पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी ISI इसे 1971 के बदले के रूप में देख रहे होंगे। शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश ने आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खासी तरक्की की, तमाम इंडेक्स में बेहतर प्रदर्शन किया और पाकिस्तान से भी कई मायने में आगे निकल गया। इस बात का जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ ने कुछ समय पहले अफसोस भी जताया था और कहा था कि बांग्लादेश की तरक्की देखकर पाकिस्तान को शर्म आती है। शायद उसी शर्म का इलाज इस तरह तख्ता पलट करके किया जा रहा है। फिक्र आपकी में। अब बात शेयर मार्केट वाले क्रैश की करते हैं। अमेरिका में मंदी की आहट वाली खबरों से दुनिया भर के शेयर बाजार कांपने लगे हैं और इसमें भारत का शेयर मार्केट भी शामिल है। इसी क्रैश पर आज हमने विशेष निवेशकों के लिए फिक्र का डेटा कैप्सूल तैयार किया है। आज भारत के शेयर मार्केट के दिन की शुरुआत भी कांपते हुए हुई। प्री ओपन में करीब 2000 पॉइंट नीचे खुलने वाला सेंसेक्स 2222 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ और इसी तरह निफ्टी में भी 662 अंकों का जबरदस्त डाउनफॉल आया और इसमें निवेशकों के 16 लाख करोड़ रुपए डूब गए। बड़ी बात यह है कि आज शेयर बाजार में जो कुछ हुआ वो साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले लोकसभा के चुनावी नतीजों वाले दिन यानी 4 जून को सेंसेक्स 5.74% गिरा था और 4389 अंकों की कमी देखी गई थी। इसी तरह निफ्टी 4 जून को 1379 अंक नीचे बंद हुआ था और तब उसमें करीब 6% की गिरावट आई थी। कुछ उसी तरह के मार्केट क्रैश वाले झटके निवेशकों ने आज भी महसूस किए। लेकिन करोड़ों निवेशकों के मन में यह सवाल होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? भारत का जो शेयर बाजार सुपरसोनिक स्पीड से भाग रहा था, आज अचानक वो क्रैश कैसे हुआ? तो वजह समझ लीजिए। पहली वजह है अमेरिका, जहां सिर्फ मंदी की आहट से हड़कंप मचा है और ये आहट 3 संकेतों से मिली है। पहला,
अमेरिका में बेरोजगारी दर 4.3% पर पहुंच गई है, जो 3 साल का उच्चतम स्तर है। दूसरा, अमेरिका में नए ऑर्डर में कमी की वजह से मैन्युफैक्चरिंग PMI 8 महीने के निचले स्तर पर आ गया। और तीसरी वजह, अमेरिका की IT कंपनियों में छंटने का माहौल, जिसे मंदी के तौर पर भी देखा जा रहा है। भारत के शेयर बाजार में दूसरी बड़ी वजह है ग्लोबल टेंशन, यानी इजराइल और ईरान के युद्ध का खतरा, क्योंकि दावा है कि ईरान इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। और अब ईरान से टकराने अमेरिका के वॉरशिप भी मिडिल ईस्ट में पहुंच चुके हैं। जबकि तीसरी वजह है जापान, जिसके इंडेक्स निकी ने आज वर्ष 1987 के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखी है, क्योंकि जापानी करेंसी येन में कैरी ट्रेड खत्म होने का डर है, जिसमें निवेशक किसी कमजोर करेंसी के जरिए किसी देश से कम ब्याज दरों पर उधार लेते हैं और उसे किसी दूसरे देश में निवेश कर देते हैं, जहां उन्हें ज्यादा रिटर्न मिलता है। लेकिन क्या शेयर बाजार में यह गिरावट आगे रुकने वाली है? इसके जवाब में डर का इंडेक्स इस वक्त निवेशकों को और ज्यादा डरा रहा है। इस इंडेक्स का नाम है निफ्टी विक्स, जो एक दिन में 42% बढ़ गया है और इसमें 9 वर्ष के बाद यह सबसे बड़ा उछाल है। अब चिंता की बात यह है कि ये विक्स इंडेक्स निफ्टी की अस्थिरता के अनुमान को दिखाता है, यानी विक्स जितना ऊपर जाता है, मार्केट गिरने की आशंका उतनी ही बढ़ती जाती है। यानी निफ्टी विक्स से मिलने वाले संकेत ज्यादा अच्छे नहीं हैं इस समय। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि निवेशकों को इन हालात में क्या करना चाहिए। तो इसके लिए सत्ता के 7 सूत्र हैं, जिन्हें ध्यान से सुनिएगा। पहला, हो सके तो अगले कुछ दिन बाजार में निवेश करने से बचें, क्योंकि ग्लोबल संकेत अच्छे नहीं हैं। दूसरी जरूरी बात, घबराकर स्टॉक्स ना बेचें, यानी पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर हैं तो उसमें बने रहें। हाँ, मोटे मुनाफे वाले शेयर्स में आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर सकते हैं। यहाँ एक बात यह भी कि गिरावट में अच्छे शेयर्स में निवेश का मौका भी होता है और किसी भी स्टॉक में पैसा एक बार में निवेश ना करें। सबसे बड़ी बात, अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आपको इस गिरावट से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। रीज़न, वन ऑफ द मेन रीज़न ऐसा कहा जा रहा है कि जो जापानीज सेंट्रल बैंक है उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या हुआ, उनका येन अप्रिशिएट हुआ डॉलर के मुकाबले, और वो अप्रिशिएट हुआ तो जो कैरी ट्रेड होता है, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में रन करता है वर्ल्ड ओवर, उसमें अनवाइंडिंग हो रहा है। अब उस वजह से वी आर सीइंग सेलिंग प्रेशर अक्रॉस द ग्लोब। ये लिक्विडिटी ड्रिवन प्रॉब्लम है, नॉट फंडामेंटल। मैं मानता हूँ जहाँ तक भारत की मार्केट का सवाल है, हमारे यहाँ वैसे भी FPI ने लगातार बिकवाली की है, उनका कोई लंबी चौड़ी पोजीशन नहीं है, उनकी ओवरऑल होल्डिंग भी नीचे आई है। तो मैं मानता हूँ हमारे यहाँ स्टेबलाइज जल्दी होंगे। शेयर बाजार के बाद अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। शुरुआत वक्फ बोर्ड में जो आज की सबसे ट्रेंडिंग खबर है उसके साथ करते हैं। पिछले 24 घंटे से इस मुद्दे पर बहस गर्म है। मौलाना भड़के हुए हैं और सरकार पर मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगा रहे हैं, तो विपक्ष भी इसे हिंदू मुस्लिम नैरेटिव वाले चश्मे से ही देख रहा है। संसद से सड़क तक खलबली मची हुई है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड कानून में बड़ा बदलाव करने वाली है। बिल तैयार है। शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में 40 संशोधन को मंजूरी दी जा चुकी है। सवाल है कि मोदी सरकार के विधेयक में ऐसा क्या है जिस पर देश भर में हंगामा हो रहा है। हम आपको वक्फ की पूरी ABCD सरल शब्दों में बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार के बिल में ये प्रस्ताव मौजूद है। किसी भी संपत्ति को वक्फ प्रॉपर्टी बनाने से पहले उसका वेरिफिकेशन यानी सत्यापन कराना होगा। वक्फ को अपनी संपत्ति DM के दफ्तर में रजिस्टर्ड करवानी होगी, यानी राजस्व की जांच भी हो सकेगी। वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय परिषद दोनों जगह 2-2 महिलाओं को सदस्य बनाना अनिवार्य होगा। ये प्रावधान अब तक नहीं है। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। ये प्रावधान भी अब तक नहीं है। नया संशोधन उन संपत्तियों पर भी लागू होगा जिन पर वक्फ बोर्ड और किसी व्यक्ति ने दावे प्रतिदावे किए हैं, यानी प्रॉपर्टी के पुराने विवाद पर भी ये लागू होगा। सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि 7 या 8 अगस्त को यह बिल संसद में पेश किया जा सकता है। संभावना है कि पहले इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा, यानी नए बिल में वक्फ बोर्ड को ज्यादा जवाबदेह बनाने की बात कही गई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक संशोधन से पहले सरकार ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों और वक्फ बोर्ड के सदस्यों से सलाह मशवरा किया था। हम जानते हैं कि अब आपके मन में कई सवाल तैर रहे होंगे, जैसे वक्फ क्या है, वक्फ की संपत्ति किसे कहते हैं,
वक्फ के पास कितनी प्रॉपर्टी है, वक्फ कौन कर सकता है? अब इन सारे सवालों के जवाब भी एक एक कर जान लीजिए। वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। वक्फ का मतलब है खुदा के नाम पर समर्पित या लोक कल्याण के लिए दिया गया धन। ये चल या अचल दोनों तरह का हो सकता है। सरल शब्दों में इसे दान भी कह सकते हैं। दान की गई संपत्ति पर किसी का मालिकाना अधिकार नहीं होता, उसे अल्लाह की संपत्ति माना जाता है। वक्फ भी 3 तरह के होते हैं। पहला धार्मिक वक्फ, इसमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान आदि आते हैं। दूसरा धर्मार्थ वक्फ, इसमें अस्पताल, स्कूल, गरीबों के लिए खाना और आश्रय आता है। और तीसरा प्राइवेट वक्फ, इसमें ऐसी संपत्तियां शामिल होती हैं जिनका उपयोग परिवार के सदस्य भी कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए ही इनका उपयोग किया जाता है। नया कानून अगर बना तो वक्फ बोर्ड का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। प्रॉपर्टी को लेकर जो विवाद होते हैं उस पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अब हम आपको बोर्ड की संपत्ति का ब्यौरा भी दे देते हैं। भारत में वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है कि दुनिया के करीब 50 देश जमीन के मामले में उससे छोटे पड़ जाएंगे। वक्फ बोर्ड के पास देश में 8.5 लाख संपत्तियां हैं, जो कुल 9,40,000 एकड़ में फैली हुई हैं। अगर भारत के संदर्भ में इसे समझें तो देश में सबसे ज्यादा जमीन भारतीय सेना के पास है, जो कि 18 लाख एकड़ में फैली हुई है। इसके बाद भारतीय रेलवे के पास 12 लाख एकड़ जमीन है और फिर 9 लाख एकड़ जमीन देश के अलग अलग वक्फ बोर्ड के पास है। इसमें यूपी नंबर 1 पर है। यूपी वक्फ बोर्ड के पास 1,24,735 संपत्तियां हैं। इसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के पास 33,147 संपत्तियां हैं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के पास 32,158 संपत्तियां हैं। यानी 8.5 लाख संपत्तियों में से करीब 2 लाख संपत्तियां तो इन्हीं 3 राज्यों में मौजूद हैं। जब वक्फ और उसकी प्रॉपर्टी की बात हो गई है तो उसका प्रबंधन करने वाला भी कोई होना चाहिए। यहीं से सीन में वक्फ बोर्ड की एंट्री होती है। इसीलिए अब वक्फ बोर्ड का मतलब भी समझ लेते हैं। जो प्रॉपर्टी वक्फ को दान कर दी जाती है, उसकी देखभाल के लिए बनी संस्था को वक्फ बोर्ड कहते हैं। ये बोर्ड वक्फ की संपत्ति बेचने, खरीदने और किराए पर देने का काम संभालती है। एक बार यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ कर देता है तो फिर उस संपत्ति को कभी वापस नहीं ले सकता। बोर्ड उसे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। वक्फ बोर्ड राज्य और केंद्र 2 स्तर पर होते हैं। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय मंत्री वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, जबकि राज्य स्तर पर उस राज्य के मंत्री इसको संभालते हैं। आमतौर पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के पास ही ये पद भी होता है। केंद्रीय स्तर पर बोर्ड में 20 सदस्य होते हैं। राज्य स्तर पर भी करीब इतने ही सदस्य होते हैं। मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद और मौलाना इसके सदस्य होते हैं। भारत में फिलहाल 1 केंद्रीय वक्फ बोर्ड है और 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्ड हैं। अब ये समझिए कि वक्फ बोर्ड की शुरुआत दरअसल हुई कैसे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल अलग अलग समय पर बादशाहों और नवाबों ने बड़ी तादाद में जमीन और दूसरी संपत्तियां वक्फ की थी। आज़ादी से पहले तक तो अंग्रेज या फिर उनकी तरफ से नियुक्त किए गए लोग या फिर नवाब इसे देखते थे। आज़ादी के बाद ये डर पैदा हुआ कि अगर इन जमीनों की देखरेख नहीं होगी तो इस पर अवैध कब्जा हो जाएगा, जिसके बाद 1954 में नेहरू सरकार ने वक्फ की जमीनों की देखभाल के लिए एक कानून बनाया और इसके तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। इसके बाद केंद्रीय स्तर पर और राज्य में वक्फ बोर्ड का गठन भी कर दिया गया। यानी 1954 में मुसलमानों की तरफ से दान की हुई संपत्ति को सही तरीके से रखने के लिए वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया गया था। वर्ष 1954 का कानून बनने के बाद इसमें पहला बदलाव 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार ने किया। दूसरा संशोधन 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने किया। नरसिम्हा राव की सरकार ने वक्फ बोर्डों को ज्यादा शक्तियां और जिम्मेदारियां दी, जबकि 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने वक्फ बोर्ड को पूर्ण स्वायत्तता ही दे दी। 1995 में वक्फ बोर्ड को जो शक्तियां दी गई उससे बोर्ड को इतनी ताकत मिल गई जैसे किसी कोर्ट को हासिल होती है। इस संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को यह अधिकार मिल गया कि वो किसी भी संपत्ति पर अपना हक जता सकती है। हालांकि हक जताने के पीछे कुछ शर्तें भी होती हैं। वक्फ बोर्ड को ऐतिहासिक दस्तावेजों, गवाहों या अन्य साक्ष्यों के आधार पर नोटिस देना होता है। अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की बता दिया गया है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते।
आपको वक्फ बोर्ड से ही अपील करनी होगी, वही सबूत और दावा पेश करना होगा। वक्फ बोर्ड का फैसला अगर खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। बोर्ड के फैसले को वक्फ ट्राइब्यूनल में चुनौती दी जा सकती है। इस ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी इस देश में आप संसद में पास कानून के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। इतनी शक्ति है वक्फ बोर्ड के पास। अब वक्फ बोर्ड के पास जो असीमित शक्तियां हैं उन पर विवाद है और माना यह जा रहा है कि इसी में बदलाव होना है। ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। जिसकी सरकार होती है वो अपने लोगों को उसमें नियुक्त कर देता है और अलग अलग जगहों पर वो अपने हिसाब से वक्फ की जमीन का इस्तेमाल करते हैं। कहीं मनमाने तरीके से वक्फ की जमीन बेची जा रही है तो कहीं मनमाना किराया भी वसूला जा रहा है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वो सरकारी दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। इस लड़ाई में विश्व हिंदू परिषद भी कूद पड़ा है। आज का कानून तो ऐसा है कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर हाथ रख दे, उंगली रख दे, नोटिफिकेशन निकाल दे। इसमें एक छोटा प्रावधान जोड़ा है कि वक्फ बोर्ड जब किसी प्रॉपर्टी को ऐसा घोषित करना चाहेगा, इसका एक वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। मैं नहीं समझता कि इस पर कोई आपत्ति होनी चाहिए। बहुत कुछ हो रहा है। वक्फ की कई प्रॉपर्टीज पे सरकार ने और गैर सरकारी लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। हम वो लड़ाई तो अलग लड़ ही रहे हैं, लेकिन अब अगर आप इसको ऐसा कर दें कि सरकार तय करेगी कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है कौन सी नहीं है, तो फिर इस बात वक्फ की प्रॉपर्टी का तो अल्लाह ही हाफिज है। आप इंडायरेक्टली कह रहे हैं कि सरकार संपत्तियां लेना चाहती है। ये तो इंटेंशन जाहिर हो रहा है भाई। देखिए बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पर है, अब सरकार की नीयतें खराब हो रही है। वक्फ बोर्ड राजनीतिक दलों के लिए वोटों की फसल काटने का भी हथियार रहा है। इसीलिए चुनावों से पहले सरकार वक्फ बोर्ड को लाभ देती रही है। मार्च 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन यूपीए सरकार ने दिल्ली में वक्फ के दावे वाली 123 प्रमुख संपत्तियों को उसे ट्रांसफर कर दिया था। 2022 के एक आरटीआई के मुताबिक 2015 से 2022 तक दिल्ली सरकार ने 101 करोड़ रुपए से ज्यादा की सार्वजनिक संपत्ति वक्फ बोर्ड को दी। और अब जब वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन की खबरें आ रही हैं तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि सरकार हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम या मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के। उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुज़ूल उर्दू शब्द है, उर्दू का शब्द नज़ूल, तो मुख्यमंत्री जी क्या कानून ले आए। कोई विधेयक लाएं, कोई बिल लाएं तो उस पर चर्चा तो हो, आपसी सहमत तो बने, जो संबंधित पक्ष हैं उनसे बात करें, तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब मैं तो कहता हूं संबंधित पक्ष से या हम लोगों से बात करने के पहले जो उनके दल में जिनके बूते ये सरकार खड़ी है जिन पायों पर, पहले उनसे तो बात कर लें। यह जो वक्फ सिस्टम है उसको जो है वो टच मी नॉट की सोच, सनक और संकीर्ण सियासत से बाहर करना होगा और एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का जो है वो लॉजिकल एंडिंग सोल्यूशन जो है वो वक्त के लिए भी बेहतर है और वक्त के लिए भी ज़रूरी है। और फिक्र आपकी में अब खबर भारत के उस अस्त्र की जिसे एयरफोर्स ने हरी झंडी दे दी है। ये वो मिसाइल है जो भारतीय फौज के तरकश में शामिल होने के बाद दुश्मनों पर बहुत भारी पड़ने वाली है। वायुसेना ने डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड को 200 नए अस्त्र मार्क 1 मिसाइल बनाने का प्रोडक्शन क्लियरेंस दे दिया है। आखिर इस अस्त्र से भारत को कितनी असीम शक्तियां मिलने वाली हैं, ये जानने के लिए फिक्र के डेटा कैप्सूल की मदद ले लेते हैं। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के लिए 2,971 करोड़ रुपए की डील हुई है।
इस मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर है। एक मिसाइल की लागत 15 करोड़ रुपए है। ये मिसाइल 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है। ये एयर टू एयर मिसाइल है, यानी आसमान से दाग कर एयर टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल सुखोई 30 और तेजस फाइटर जेट्स में किया जा सकता है। इसकी खासियत यह है कि ये स्टैंड ऑफ रेंज मिसाइल है। स्टैंड ऑफ रेंज का मतलब ये होता है कि दुश्मन की तरफ मिसाइल फायर करके खुद उसके हमले से बचने के लिए दूर हो जाना। ये डिफेंस एक्सपोर्ट के लिहाज से भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार भारत का हथियारों वाला एक्सपोर्ट बढ़ा है। 2023-24 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली में कुलियों से मुलाकात की। कुलियों ने अपनी समस्याएं बताते हुए कहा कि रेलवे स्टेशनों पर अब उनके लिए काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को झटका। एमसीडी के लिए दिल्ली सरकार से सलाह के बिना एलजी 10 एल्डरमैन को कर सकते हैं मनोनीत। केजरीवाल सरकार की याचिका खारिज। 2 मसलों पर कांग्रेस नहीं देगी कोई बयान। वक्फ के मसले पर कानूनी जानकारों से लेगी राय। एससी एसटी में कोटा पर पहले पार्टी के अंदर होगी चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर। हरियाणा में 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने के फैसलों को कैबिनेट की मंजूरी। इतनी फसल एमएसपी पर खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य। पहले 14 फसलों की खरीद एमएसपी पर होती थी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को मीटिंग में पहले झटका। राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। मुंबई की सभी 36 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने पेप्सिको इंडिया के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाई। मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। पेप्सी और मिरिंडा कार्बोनेटेड पानी की बोतलों में निरीक्षण से जुड़ा है यह पूरा मामला। दिल्ली के आशा किरण केंद्र में 14 मौत के मामले में हाईकोर्ट सख्त। समाज कल्याण विभाग के सचिव से बुधवार तक मांगी रिपोर्ट। अदालत ने कहा 1 महीने में 14 मौत महज सहयोग नहीं हो सकता। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह का बयान। सदन को गुमराह करने का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल का नहीं होगा विभाजन। विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ प्रस्ताव। सदन में बीजेपी ने भी किया समर्थन। बंगाल के बंटवारे का मुद्दा बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने उठाया था।